ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्जाम जो अपकमिंग मंथ में आने वाली है, उसके लिए हम फिजिक्स इस सब्जेक्ट की रिवीजन इस चैनल पे ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आई होप कि प्रीवियस सेशन आप सभी ने देखा होगा, जिसके अंदर मैंने रोटेशनल डायनामिक्स इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर किया था। इस सेशन में मैं रोटेशनल डायनामिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसके अंदर मैं चैप्टर के अंदर आने वाले सभी डेरिवेशन कवर कर रहा हूँ। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उन डेरिवेशन को आप कर लो तो बहुत ज्यादा चांस बनता है कि उसमें से एक आधा डेरिवेशन एग्जाम में आए। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है, इस आज की क्लास में क्या क्या चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, तो आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब रोटेशनल मोशन का पार्ट। सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन, मतलब लगभग 5 से 7 एक्सप्रेशन है, डेरिवेशंस है और कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल्स है। इसको हम आज की सेशन में कवर करने वाले, ठीक है। तो प्लीज जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस है उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वन शॉट सीरीज के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं, वन शॉट सीरीज के अंदर क्या होता है, वो चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो आपको दिया जाता है, तो वो भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। मतलब कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि सीक्वेंशियली चैप्टर कैसे आगे बढ़ रहा है। तो बोले ये सीरीज क्या है, तो इस सीरीज में क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। उतने क्वेश्चन आप एटलीस्ट करते हो तो भी आपका फिजिक्स का स्कोर काफी अच्छे तरीके से बूस्ट होगा। हर सेशन के बाद में फिजिक्स सोसाइटी टेलीग्राम चैनल पे ये जो नोट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपके साथ शेयर की जाएगी, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्लीज जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन जो आज मैं कवर करने वाला हूँ, ये 3 से ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर सेकंड वाला प्रकार है। ठीक है, इसमें 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बेस्ड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, दैट बॉडी इज इन मोशन। मोशन में मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जाए। तो देखिए, कोई भी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है। अगर हम किसी एक पार्टिकल की, किसी सिंगल पार्टिकल की जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो अगर निकाल हमको पता हो, जैसे हम वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट बेसिक फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv², किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m हो, राइट। अब हमको पता है एंगुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है r ओमेगा। अगर वो बॉडी रोटेट हो रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो v को मैं लिख सकता हूँ r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r ओमेगा का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम हाफ ऑफ m r² ओमेगा स्क्वायर, एंड वी ऑल नो दैट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। सिंपली काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिल गई, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। बट ये मैंने सिंगल पार्टिकल के लिए निकाला, हमको बॉडी के लिए निकालना है। अब बॉडी के लिए कैसे निकालते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है, बट बोर्ड एग्जाम में उसको पॉइंट टू पॉइंट एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर देना पड़ता है। कॉन्सेप्ट पता होने से कुछ नहीं होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। राइटिंग में है आपकी एग्जाम, ठीक है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको शॉर्ट में 1 मिनट में बताई, वही चीज हम स्टेप बाय स्टेप किसी बॉडी के लिए कैसे लिखेंगे वो आपको समझना है। और सारे के सारे डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है इस चैप्टर में, आप एनालॉगस वे से उनको प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं और एक फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये I ओमेगा का स्क्वायर मतलब ओमेगा इनटू ओमेगा, एंड I ओमेगा का मतलब होता है यार L, तो दैट हाफ ऑफ L ओमेगा, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला शो दैट के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इतना ही इस डेरिवेशन में है मेन पोर्शन। बट अब बोर्ड एग्जाम में कैसा लिखा जाए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये जो बॉडी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रोटेट हो रही है कुछ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस गिवन एक्सिस के अबाउट, राइट। तो शुरुआत कैसे की जाए, पहले तो एक बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। सो कंसीडर अ रिजिड बॉडी, ठीक है। रोटेशनल मोशन में जो भी बॉडी कंसीडर करते हो रिजिड बॉडी होती है, तो कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन फिगर। सबसे पहले आपने ये पॉइंट बताया, ठीक है।
नाउ लेट सेकंड पॉइंट में लेट दैट बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये, और उन सभी पार्टिकल के कुछ मासेस है और कुछ रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस है उन एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जैसे m1 का डिस्टेंस है r1, m2 का डिस्टेंस है r2, बस वही बताना है। लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1, m2, m3 एंड डॉट 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 mn, यानी कि n नंबर के पार्टिकल तक हमने मास बताया। And they are situated at distances of r1, r2, r3 डॉट 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 rn, मतलब कि nth नंबर का जो पार्टिकल है, जो सबसे आखिरी वाला पार्टिकल, उसका डिस्टेंस rn है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, राइट, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिख रहा है ना आपको, पहले पार्टिकल का r1 है, दूसरे पार्टिकल का r2 है, तीसरे का है r3 और nth नंबर के पार्टिकल का डिस्टेंस rn है, उनके रिस्पेक्टिव मासेस है। तो फर्स्ट पॉइंट में बॉडी बताई जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, और दूसरे पॉइंट में उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनके मासेस और उनके डिस्टेंस बताया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। थर्ड पॉइंट में हमको पता है वो बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, मतलब सभी पार्टिकल का जो रोटेशन की स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, सबका ओमेगा सेम है, क्योंकि हर पार्टिकल अपना एक सर्कल जितने टाइम में कवर कर रहा है वो फिक्स है, ये भी अपना एक रोटेशन, ये सब अपना रोटेशन फिक्स टाइम में कर रहे हैं, मतलब उनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम वो सेम है, तो सबका ओमेगा सेम है। बट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? v इज इक्वल होता है r ओमेगा। भाई सबका ओमेगा सेम है बट डिस्टेंस r तो सबका अलग अलग है। जैसे इसका डिस्टेंस अगर r1 है तो कोई दूसरा पार्टिकल तो नजदीक भी होगा, तो अगर हर का डिस्टेंस बदलेगा तो सब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? अलग होगी। तो इसलिए इस पॉइंट में उन्होंने कहा है इवन इफ ऑल द पार्टिकल्स हैव सिमिलर एंगुलर वेलोसिटी, सबका ओमेगा सेम है बट दे हैव डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, सबका ओमेगा सेम है बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है। इसलिए हम कहेंगे लेट v1, v2, v3 and dot 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 vn be the linear velocities of different particles of the body। बॉडी के अलग अलग पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी है? v1, v2 and so on। अब फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज v1 is equals to r1 ओमेगा। ओमेगा तो सबका सेम है, इसलिए इसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 देने की जरूरत नहीं, तो पहले पार्टिकल की हो जाएगी v1 equals to r1 ओमेगा। इन द सेम वे अब ये पहले पार्टिकल की मिली, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। भाई देख, काइनेटिक एनर्जी तो सिंपली हाफ ऑफ mv स्क्वायर होती है ना, ये तो होती है, बट अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो मास भी फर्स्ट पार्टिकल का आएगा और वेलोसिटी भी फर्स्ट पार्टिकल की आएगी, इसलिए हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर। इसको कंटिन्यू किया बच्चों, ये हाफ, ये m, लेकिन v तो r ओमेगा होता है, तो इसलिए v को रिप्लेस किया r ओमेगा से, लेकिन ये v1 था इसलिए r1 ओमेगा हो गया, राइट। ये जो ऊपर वैल्यू थी, अरे कुछ समझ रहे हो? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाना है। r1 ओमेगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1। अब देखिए r1 का स्क्वायर हो जाएगा तो r1 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, बट m1 इनटू r1 स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? i कह सकते हैं, बाद में लिखेंगे, अभी तो फिलहाल सिर्फ हमको फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिली है। अगर फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो सेकंड पार्टिकल की कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इज हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो ओमेगा है। नेक्स्ट थर्ड पार्टिकल की क्या होगी? थर्ड पार्टिकल की होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन द सेम वे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल इक्वल्स टू हाफ ऑफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। Getting or not? Yes. So the total kinetic energy is the sum of kinetic energy of all the particles which is given by। तो देखो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी रोटेटिंग बॉडी की। अब अगर रोटेटिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सभी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की सम कर दीजिए। सभी पार्टिकल की अगर सम कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द that is what n number of particles is basically sum of all the kinetic energy of all particles। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सभी की वैल्यूज यहां पे आपने पुट कर दी, गॉट इट। देन यहां से क्या कॉमन निकलता है? ये हाफ ओमेगा स्क्वायर यहां से कॉमन निकलेगा। ठीक है, थोड़ी सी बैकग्राउंड में शायद साउंड सुनाई देगी, दे रहा है आपको? मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, लेकिन थोड़ा सा कर लीजिए मैनेज, में करता हूं बाद में चेक उसको। ठीक है, तो हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसको कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे तो हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकला, अंदर क्या रहा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर सब। अब इसको तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi r स्क्वायर,
और यही आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है करके, अब नहीं पता होगा तो इसके लिए तुमको नोट्स जो प्रोवाइड किए टेलीग्राम पे वो आप यूज कीजिए। मैं चाहूँ तो इसकी पीडीएफ आपके साथ फिर से शेयर कर दूंगा पूरी, ठीक है। तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, यस, तो इसको आई लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी कितनी मिली, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया एक्सप्रेशन, बड़ा सिंपल है, एग्जाम में 2 से ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज वेरी आईएमपी डेरिवेशन फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इन द सेम मैनर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वांटिटी, उसका डेरिवेशन भी इसी पैटर्न में निकालेंगे क्योंकि वो भी क्वांटिटी हमको रोटेटिंग बॉडी के लिए निकालनी है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वांटिटी, अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी की छोटी स्टेप बताना बाकी थी। काइनेटिक एनर्जी आपको हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर मिल गया। अब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा इंटू ओमेगा लिखा, तो आई ओमेगा को मैं यल लिख सकता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसा भी शो कर सकते हैं, शो दैट के लिए पूछा जाता है ये। तो कर लोगे इतनी स्टेप, आराम से कर लोगे। अगला नेक्स्ट क्वांटिटी है टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। कुछ भी फर्क नहीं है, बस टॉर्क क्वांटिटी अलग है। अब टॉर्क क्वांटिटी क्या होती है यार, तो टॉर्क होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू, सभी को पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। अब आपको पहले मेरे पास एक ऑप्शन है, दैट इज व्हाट टॉर्क निकाल के F into R, तो F इज इक्वल टू M into A। तो मुझे पहले पार्टिकल पे अगर फोर्स निकालते आया तो मैं टॉर्क भी उस फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकाल सकता हूँ, फिर सभी टॉर्क की हम एडिशन कर लेंगे और आपको नेट टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। बस इस बार बॉडी पे अगर टॉर्क लगती है ना तो बॉडी का ओमेगा चेंज हो जाता है, मतलब इस बार बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से नहीं घूम रही है, उसका ओमेगा चेंज हो रहा है, क्योंकि टॉर्क लगेगी तो एंगुलर स्पीड बदलेगी भाई, राइट, यस। तो इस बार बॉडी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताना है आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सेम पैटर्न से वही बॉडी, वही सब पार्टिकल, वही मासेस, वही डिस्टेंसेस, ठीक है, सब सेम, सिर्फ अल्फा बताना है यहाँ पे। Consider rigid body rotating about an axis passing through it with constant angular acceleration as shown in figure. Diagram बनाना अच्छे से है, okay? Now let this body consist of n number of particles having masses m1, m2, m3, dot 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 mn, and they are situated at distances of r1, r2, r3, and dot 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 rn respectively from the axis of rotation. Got it? तो वही आपको सभी पॉइंट पे दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में even if all the particles of the body are rotating with the similar angular acceleration, भले ही सबका अल्फा सेम है, but they have different linear acceleration, but उनका linear acceleration अलग है। linear acceleration a, angular acceleration अल्फा, तो उनका a अलग है। जैसे लास्ट डेरिवेशन में अगर देखो तो v सबका अलग था, ओमेगा सेम था, got it? तो एंगुलर क्वांटिटी सेम बतानी है, linear क्वांटिटी डिफरेंट बतानी है। So let a1, a2 and a3 dot 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 an be the linear accelerations of the particle of the body. So tell me, what is the linear acceleration of the first particle? Linear acceleration of the first particle is a1 is equals to r1 alpha. Alpha तो सभी का सेम है, अल्फा तो सभी का सेम है भाई साहब यहाँ पे, तो a1 is equals to r1 alpha. अब तेरे को अगर a1 पता है तो तू f1 निकाल सकता है, because force is equals to mass into acceleration, acceleration is equals to r into alpha. तो ये a1 में समझ रहे हैं ना, तो F इज इक्वल हो जाएगा यम, A की वैल्यू पुट करेगा R अल्फा, गॉट इट, गेटिंग और नॉट, समझ रहे क्या, ये R अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे। अब मुझे चाहिए टॉर्क, तो टॉर्क होता है F इंटू R, तो ये F की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, F की वैल्यू होगी यम R अल्फा इंटू R, अब R इंटू R स्क्वायर, तो यम R स्क्वायर इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका I, तो आपको टाउ मिलेगा I अल्फा। बस यही ढांचा है, बस स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाना है। अब मैं कह रहा हूं एक पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या मिला, a1 is equals to r1 अल्फा। अब आपको फर्स्ट पार्टिकल के लगने वाला फोर्स मिलेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, रिवीजन बैच है तो आप लोगों को फटाफट डेरिवेशन रिवाइज करके दे रहा हूं। कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि सर आप चैप्टर को सीक्वेंस में लीजिए, सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रिपेयर करना है, तो मैं जिस तरीके से लास्ट ईयर की क्वेश्चन बैंक दी थी तो क्वेश्चन सारे ले लूंगा, आप लोगों को जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो आप बस इस पैटर्न में प्रिपेयर करते रहिए, डेफिनेटली फायदा होगा आपको, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज F1, तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, अरे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो m1 इनटू a1 आ जाएगा। बट वी नो दैट a1 इज बेसिकली r1 अल्फा, तो इसको रिप्लेस कर दिया, तो मुझे m1 एज इट इज, a1 को रिप्लेस किया r1 अल्फा से, ये मिला मुझे F1, फर्स्ट फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। सो टॉर्क क्या होती है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज tau1 is equals to F into r1, that is F1 into r1,
बिकॉज फोर्स इनटू द डिस्टेंस इज टॉर्क। अब F1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, F1 की वैल्यू है m1 r1 अल्फा, ये ऊपर से ली और ये r1 एज इट इज, देन टाउ 1 इज इक्वल टू क्या मिला m1 r1 स्क्वायर अल्फा। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये क्या मिला आपको, दिस इज द टॉर्क ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली टॉर्क ऑन द सेकंड पार्टिकल इज m2 r2 स्क्वायर अल्फा, and similarly torque on the nth number of particle is mn rn square alpha। तो अगर आपको बॉडी पे लगने वाली टॉर्क निकालनी है तो सभी पार्टिकल के टॉर्क की आप समेशन कीजिए। तो अगर आप सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा। तो इस पूरे इक्वेशन में से आप अल्फा 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 को बाहर निकाल सकते हो। अंदर क्या रहेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर तक। अब यही तो चीज आपकी आय होती है, दिस इज समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर, i 0 से लेकर n तक, सॉरी 1 से लेकर n तक। क्लियर है क्या? तो ये आपका i बन जाएगा, तो इसलिए टाउ बन गया i अल्फा। दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, टाउ इज इक्वल्स टू i अल्फा। समझ रहे हो? सिंपल है। तो दोनों डेरिवेशन बिल्कुल एक जैसे थे ना, सिमिलर है कि नहीं है? है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। नेक्स्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द, अब देखिए अब एक एक्सप्रेशन इसी जो अभी प्रीवियसली हमने दो डेरिवेशन देखे इसके ही जैसा मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन है एंगुलर मोमेंटम का जो आगे है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। मतलब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही होगी। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, अलग अलग पॉइंट पे उस रस्सी के अंदर का टेंशन अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है अलग अलग पॉइंट पे वो अलग अलग होती है। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट पे द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी वैरी हो रही है तो टेंशन भी वैरी होता है। तो हम टेंशन डिफरेंस निकालेंगे। मतलब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो हाईएस्ट पोजीशन पे कुछ टेंशन होगा TH, लोएस्ट पोजीशन पे कुछ टेंशन होगा TL। दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है। सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो पहला पॉइंट, कंसीडर और सपोज द बॉडी ऑफ मास m परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर। तो डायग्राम आपको गिवन है, ये डायग्राम है, ये वर्टिकल सर्कल में बॉडी घूम रही है, ये हाईएस्ट पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी VH है और टेंशन TH है। ये लोएस्ट पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी VL है और टेंशन TL है। ये वेलोसिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि ऊपर से वेलोसिटी बढ़ते 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 आती है और जब नीचे से ऊपर जाती है बॉडी तो कम कम होती जाती है क्योंकि ग्रेविटी मोशन को अपोज कर रही है। व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एंड व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ग्रेविटी सपोर्ट द मोशन। सो हाईएस्ट पोजीशन की कहानी क्या है? टेंशन इज गिवन बाय, टेंशन का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, टेंशन is equals to mv square upon r plus mg cos theta। ये जनरल फार्मूला है टेंशन एट एनी पोजीशन, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पोजीशन पे थीटा की वैल्यू यहां से शुरू होती है 0, तो 0 से लेकर के हाईएस्ट पोजीशन पे थीटा 180 होता है। इसलिए टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज गिवन बाय TH। TH इज टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन की लेनी पड़ेगी, माइनस mg, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है क्योंकि cos 180 हो जाता है। तो दिस इज द टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन फार्मूला। और वेलोसिटी इज गिवन बाय, हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है तो आपको पता होगा √rg होती है और यहाँ पे √5rg होती है। तो वैल्यू हम हाईएस्ट की पुट करेंगे तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन इज √rg। तो पुटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 2 हमने 1 में डाल दिया, मतलब VH की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। तो आपको मिलेगा टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू m, ये देखिए VH का स्क्वायर है, मतलब VH का स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, बचेगा rg अपॉन r माइनस mg। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन 0 मिलेगा। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे पूरा। उसी तरीके से इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन एंड टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन आपको मिल जाएगा दैट इज व्हाट 6 mg। कैसे निकाला? तो देखिए TH इज इक्वल टू mv l स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये प्लस mg हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये फार्मूला है। और वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पे √5rg होती है तो वेलोसिटी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर था इसलिए रूट चला गया। अब ये r कैंसिल हो गया तो 5mg प्लस mg 6mg। अब आपको टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन भी पता है, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन भी पता है, तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन इज TL माइनस TH, क्योंकि ज्यादा TL होता है, TH तो कम होता है। 6mg माइनस 0 इज 6mg। तो व्हाट इज द टेंशन डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन? दैट इज 6mg, मतलब 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है उस बॉडी के वेट के 6 टाइम होता है उस रस्सी के अंदर टेंशन डिफरेंस लोएस्ट और हाईएस्ट पोजीशन के बीच। गेटिंग और नॉट? ओके, तो ये क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था आपको कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में डेरिवेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेश्चन है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, सेम पैटर्न से, सेम बॉडी, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम मासेस, सेम देयर सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही कंसेप्ट। कंसीडर a rigid body rotating about an axis passing through it with constant angular velocity omega as shown in figure. Let this body consist of n number of particles having masses m1, m2, m3 and dot 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 mn and situated at distances of r1, r2, r3 and dot 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 rn respectively from the axis of rotation. Even if all the particles have similar angular velocity but they have different linear velocity, and let v1, v2, v3 and vn be the linear velocities of the different particle. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम होता है P इंटू आर, तो आपको P चाहिए तो P होता है m इंटू v, अब v होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, समझ रहे क्या? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, P इज इक्वल टू एम वी, तो हो जाएगा P इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर दीजिए एम आर ओमेगा, अब P की वैल्यू पुट कर दीजिए एम आर ओमेगा इंटू आर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर का मतलब आई ओमेगा, तो यल इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आई ओमेगा। यही डेरिवेशन है, बस इसको पॉइंट वाइज बताना है। देखिए कैसे कर रहा हूं। लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, ऑब्वियस सी बात थी बिल्कुल। लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आप वेलोसिटी के बाद में आपको मोमेंटम चाहिए, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम पर पहुंचना है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज p1 इज इक्वल टू m1 v1, ओके। सो m1 एज इट इज v1 की वैल्यू r1 ओमेगा। अरे भाई, ऊपर की स्टेप देख जरा, ऊपर की स्टेप देख जरा, ऊपर की स्टेप देख जरा, ठीक है। तो ये मिला तुझे लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा फर्स्ट पार्टिकल, तो L1 इज इक्वल टू P इंटू आर, फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ठीक है। P1 की वैल्यू क्या है? ऊपर वाली m1 r1 ओमेगा, और इनटू क्या है? r1, तो r1 इनटू r1 का स्क्वायर, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल मिल गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। मतलब देख, तेरे को जिस भी क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, उस क्वांटिटी की वैल्यू एक पहले पार्टिकल के लिए निकाल, फिर सिमिलरली सेकंड के लिए, सिमिलरली थर्ड के लिए और सिमिलरली nth के लिए, फिर सबकी समेशन कर दे, तेरे को फाइनल फार्मूला मिल जाएगा। कुछ समझे? ओके, तो सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है? L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, जो पार्टिकल nth नंबर का है उसके लिए ln इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा, सबकी सम कर देंगे तो तेरे को बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। देख यहाँ पे सब किया, ओमेगा बाहर निकला, ये तेरा i बन जाता है, तो L इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा इनटू i, दैट L इज इक्वल टू i ओमेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो देख, पहला देखा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, दूसरा देखा टॉर्क का, तीसरा देखा एंगुलर मोमेंटम का। तीनों के तीनों एक्सप्रेशन एनालॉगस है, थोड़ा सा कैसे सॉल्व करना है वो बस पता होना चाहिए, उनसे लिखना है, राइट। और एक टेंशन डिफरेंस का क्वेश्चन देखा, मतलब 4 क्वेश्चन देखे बच्चों अब तक, चारों के चारों हिट क्वेश्चंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज में। अब एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल है, एग्जाम में पूछा गया है। A railway track goes around a curve having a radius of curvature of 1 kilometer. The distance between the rails is 1 meter. Find the elevation of the outer rail above the inner rail so that there is no side pressure against the rails when the train goes around the curve at 36 km/h. मेरे को क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये समझ में आया कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अब एंगल ऑफ बैंकिंग का सीन क्या है? ये ट्रेन की 2 पटरियां होती है, एक पटरी मतलब ऐसे लैटरल है, ये हॉरिजॉन्टल, और ये आउटर जो पटरी है ना, उसको रेल शब्द यूज किया मैंने, ये ऊपर है, मतलब ये समथिंग एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा यहाँ पे बन रहा है, और इनके बीच में का ये जो विड्थ है इसको हम L कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या, रेलवे ट्रैक गोज अराउंड द कर्व ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r, वो दिया 1 किलोमीटर, इसको दिया मैंने 1000 मीटर। अरे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। आवाज आ रही ना आपको क्लियर? कल का एक सेशन में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था, कल फ्लक्चुएट हो रहा था नेटवर्क, तो आज मैंने सोचा कुछ इस तरीके से दिया जाए। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, बट किलोमीटर का पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कैसे होता है? 36 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो वो मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो 18 1 18, 18 2 36, 5 2 10, है ना। किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? एलिवेशन ऑफ रोड। अब एलिवेशन मतलब आपको निकालना है h, ये जो हाइट होती है ना, ये h निकालना है, और h का फार्मूला होता है L sin थीटा। अब ये कैसे होता है डेरिवेशन में देख लेना आप लोगों ने, मैं पढ़ाऊंगा आगे, डेरिवेशन है h = L sin थीटा।
अब एच निकालने के लिए मुझे एल और साइन थीटा पता होना चाहिए। मुझे एल तो पता है, एल पता है मुझे, क्योंकि एल कितना है 1 मीटर। उसने क्या कहा डिस्टेंस बिटवीन टू रेज, तो ये जो है ना ये 1 मीटर है एल। मुझे एल पता है पर मुझे थीटा नहीं पता। थीटा निकालना है, थीटा के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, या थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। और मेरे पास v भी है, r भी है और g भी है। सब पुट करोगे तो मुझे थीटा मिलेगा, थीटा मिल गया, एल मेरे पास है, मुझे एच मिलेगा। आई होप कि प्रॉब्लम समझ में आ गया। बस वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की है। पहले थीटा निकालूंगा, थीटा में v की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है 100 क्योंकि वो आई थी वैसे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1000 r की वैल्यू और g की वैल्यू कितनी है 9.8। वो 10 था, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यहाँ पे tan इनवर्स आपको ये मिलेगा, इसका एंगल मिलेगा आपको दिस वन। इसको लॉगरिथम का बुक आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और h इक्वल्स टू l sin थीटा होता है। L की वैल्यू आपके पास है 1 है, और sin थीटा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, आपको h मिल जाएगा। कुछ समझे तो h की वैल्यू ये आ जाएगी। यार समझे नहीं समझे यार। और देखिए आपको ये जो वीडियो ये कैसा लग रहा है आप प्लीज कमेंट करके बताया करें नीचे, और आपके जितने भी दोस्त क्लास पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसे लग रहा है ये हर कोई मुझे कमेंट में बताएगा नीचे, ठीक है प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 किसके ऊपर बेस्ड है। अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 8 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। मास दिया हुआ है 8 kg, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करना पड़ेगा। रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, यानी कि ओमेगा है, ये ओमेगा है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, and it is subjected and accelerating torque of, इस पर टॉर्क वाली 0.01 न्यूटन मीटर की for 10 सेकंड। कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है, फटाफट ध्यान दें। मास दिया हुआ है 8 kg, रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट की 0.1 मीटर। ओमेगा 1 यानी कि जो एंगुलर स्पीड थी, इनिशियल एंगुलर स्पीड जो घूम रही थी वो कितनी है 5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। टॉर्क 0.01 न्यूटन मीटर एंड टी क्या है 10 सेकंड। ये सारी चीजें दी हुई है। आपको निकालनी है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल निकालना है। तो एल का फार्मूला होता है आई ओमेगा, ठीक है। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अरे यार आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1 इज डेल्टा एल। ओके देखते हैं फॉर्मूला याद रखना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में निकालना है आपको। और फॉर्मूला आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील मतलब एक डिस्क है। फ्लाईव्हील मतलब क्या है एक डिस्क, और फ्लाईव्हील का इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है mr²/2। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्योंकि आपको मास भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, दोनों मिलेंगे तो आपको उस फ्लाईव्हील के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। उसका क्या निकाल के क्या करेंगे, उसको निकाल के हमको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है राइट। कर सकते कि नहीं कर सकते, देखो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। कैसे, तो ये हो जाएगा t इधर, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू टी, अपॉन में आएगा i इज इक्वल टू होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहां से मुझे मिलेगा ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू टाउ टी अपॉन i इन प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1। होगा कि नहीं होगा ऐसे, इसको सॉल्व किया मैंने ऐसे, तो मुझे ओमेगा 2 मिलेगा, क्योंकि मुझे ओमेगा 1 पता है, मुझे टॉर्क पता है, मुझे ड्यूरेशन पता है, मुझे आई मैंने अभी निकाला, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम में निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम। आई आपको पता ही है, ओमेगा 2 आपको एक बार मिल गया, ओमेगा 1 आपको ऑलरेडी पता है, निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई, ओमेगा 2 भी पता है, ओमेगा 1 भी पता है। सिंपल, देखिए आई निकाला, मास पुट किया 8, रेडियस पुट की 0.1 का स्क्वायर, सब क्या हो गया आई मिल गया 0.04 kg मीटर स्क्वायर। देन ओमेगा 2 निकालने के लिए टाउ टी अपॉन आई प्लस ओमेगा 1। ये फार्मूला कैसे लिया, प्रीवियस स्लाइड पे दिख जाएगा आपको। टाउ की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, यहाँ पे आई भी हमने अभी भी निकाला, और ओमेगा 1 की वैल्यू 5 है, आपको ओमेगा 2 मिल जाएगा। एक बार आपको ओमेगा 2 मिल गया तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपके पास है, आई आपके पास है, आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हील्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर। मतलब दो व्हील्स है, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे दो व्हील्स है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेम है, और कितना वैल्यू इसकी 4 kg मीटर स्क्वायर। इस रोटेट साइड बाय साइड या आजू बाजू में रोटेट हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट एंड 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो 120 आरपीएम है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और दूसरी की फ्रीक्वेंसी है 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज रहने भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्पीड से कौन फिर 240 वाला, मतलब n2 बड़ा है ना,
तो इसको आप आगे लिखो की जरूरत पड़ेगी डिफरेंस के टाइम पे। तो देखिए दो व्हील रोटेट हो रहे हैं, दो व्हील रोटेट हो रहे हैं, एक जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा, दूसरा व्हील और शिट डायग्राम गलत, मतलब ज्यादा ज्यादा ही 3D हो गई कुछ जो। हाँ, तो अगर ये व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है, समझ रहे ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन रोटेट हो रहे हैं। गेटिंग और नॉट? इफ नाउ बोथ द व्हील्स आर कपल्ड, अब दोनों को हमने कपल्ड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, तो जिधर ताकतवर व्हील घूम रहा है उधर दोनों के दोनों घूमेंगे, राइट? तो आप दोनों की जो फ्रीक्वेंसी वो सेम हो जाएगी, right? If now both the wheels are coupled by means of the weightless shaft so that both the wheels rotate with the common angular speed, calculate the new speed of rotation. आपको न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन निकालनी है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है बच्चों, कैसे करना है इसको देखिए। मुझे पता है कि यार I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू होने वाला I2 ओमेगा 2, ये मेरा कंजर्वेशन का लॉ है एंगुलर मोमेंटम का। लेकिन इनिशियली मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम था वो कितना था, तो वो था कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए दोनों को ये करना पड़ेगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, I1 I2 I, तो मैं लिख दूं I ओमेगा 2 माइनस I ओमेगा 1, सम लेनी पड़ेगी ना, पहले डिफरेंस होगा दोनों का, ओके, और इज इक्वल टू बाद में जब उनको कपल किया गया तो दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस I कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I, और दोनों की एंगुलर स्पीड सेम हो जाएगी, दैट इज ओमेगा। अब यहाँ पे मैं I को कॉमन निकलता हूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1 इक्वल्स टू 2 पाई n इंटू ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, ठीक है। आगे चल के यहाँ से 2 पाई कॉमन निकालता हूँ, 2 पाई बाहर निकला तो ये n2 माइनस n1 इक्वल्स टू ये 2 2 जा 4 पाई n होगा। अब यहाँ से पाई और पाई गेट कैंसिल, ठीक है, और ये 2 से इसको डिवाइड होगा तो 2n होगा, मतलब n2 माइनस n1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n। मुझे क्या निकालना है, n इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन 2। n2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 240 और n1 की वैल्यू कितनी है 120, तो दैट 240 माइनस 1, और शिट शायद मेरे पीछे चला गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ये इधर लिख रहा हूं, तो आपके पास है n2 माइनस n1, आप शायद देख पा रहे होंगे उसको, चल देख लो, तो n2 माइनस n1 अपॉन 2 इज इक्वल टू n मिल जाएगा, दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा उसका 60, ठीक है, 60 आरपीएम, ठीक है, कर लोगे, यस। तो चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आप यहां तक के बोर नहीं हुए हैं, और अब आगे के डेरिवेशन हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है अभी बड़े क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और इसके अंदर सबसे पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब रोटेशनल मोशन के अंदर पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दो बाकी है हमारे, 2 थ्योरम, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, और दूसरा हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड का एक्सप्रेशन और कोनिकल पेंडुलम। 4 एक्सप्रेशन लूंगा, ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।